Hello everyone, this is Rupesh Kumar and welcome you all in this solution series. आज हम लोग बात करेंगे IIT JAM 2016 से 2005 के जो थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, उनका एक एक करके सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो ये पार्ट 4 है, आपको बताते चले कि इस सीरीज का थर्मोडायनेमिक्स सॉल्यूशन सीरीज IIT JAM 2016 to 5 के जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं, ये हमारा पार्ट 4 है लेक्चर का। ठीक है, हमने इससे पहले ऑलमोस्ट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बना चुका हूँ। पार्ट 4 है और आज उम्मीद है कि इस लेक्चर में मैं फिनिश कर पाऊँ सारे थर्मोडायनेमिक्स के। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बनाऊंगा वीडियो। ठीक है, तो हमारा जो ये क्वेश्चन है ये 2006 का है, जैम 2006 का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट के दृष्टिकोण से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। दोस्तों ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, लॉन्ग टाइप, तो आपके काफ़ी समय लगेंगे इसमें, तो आप थोड़ा पेशेंस बनाए रखें, क्योंकि उस समय 10, 12, 15, 5 ऐसे मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो पेशेंस बनाए रखें। ठीक है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ ए गैस इज P मल्टीप्लाइड बाई V माइनस ए स्क्वायर बाई V। दोस्तों ये स्टेट ऑफ गैस दिया हुआ, इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ ए गैस इज इक्वल टू nRT। देखने से कंफर्म हो गया कि ये आइडियल गैस नहीं है दोस्तों। While during an adiabatic process, the gas obeys P V का पावर गामा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K। एडियाबेटिक प्रोसेस के दौरान ये इस लॉ को सेम जो एडियाबेटिक प्रोसेस में हम लोग जानते हैं कि ये लॉ अभी होता है P V टू द पावर गामा इक्वल टू K, where K is some constant, and we also know that where gamma is the adiabatic factor which is Cp by Cv, where A and K positive constant. All other symbols have their usual meaning. Okay, so find the work done by the gas when it is extended first isothermally from P1V to P12V and then adiabatically from P12V to P1/2V1 where P is greater than P1। दोस्तों सबसे पहले इसको आइसोथर्मली इस पॉइंट से प्रेशर P1 वॉल्यूम V से प्रेशर P1 वॉल्यूम 2V तक इसको आइसोथर्मली एक्सपैंड किया जा रहा है, एंड देन एडियाबेटिकली इसको फिर यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाया जा रहा है। तो आइए सबसे पहले इसका हम लोग PV डायग्राम बना लेते हैं, तभी वर्क डन निकाल पाएंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं हमने इस एक्सिस में प्रेशर लिया है, इस एक्सिस में वॉल्यूम लिया है, एक्स एक्सिस में, जैसा कि होता है। और सबसे पहले जो हमारा गैस है वो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे है P1V पे। सो हमारा पॉइंट P1V यहाँ पे है, देखिए। ठीक है, ये हमारा P1V का पॉइंट है। यहाँ से कहाँ पे आ रहा है, P12V में आ रहा है। देखिए ये उठ के यहाँ से यहाँ तक मतलब प्रोसेस चल रहा है। 2V P1 में आ गया, जैसा बोला था, P1V से P12V तक आ गया। और देखिए आप वॉल्यूम V से 2V हो चुका है, प्रेशर ये P1 है। ठीक है, ओके। सो एंड देन एडियाबेटिकली फ्रॉम P1 to V, यानी कि ये देखिए यहाँ P1 2V जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से P1/2 यानी प्रेशर P1/2 हो जा रहा है। मतलब उठ के मान लीजिए यहाँ आ गया, तो प्रेशर देखिए इस पॉइंट का हमने P1/2 मान लिया। ये गलत है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे P1 है। ठीक है, तो बाय मिस्टेक लिखा गया है, से लेकर V1 तक आ गया। मतलब एक नया वॉल्यूम देखिए यहाँ से उठ के यहाँ तक आ गया। इस पॉइंट का वॉल्यूम देखिए V1 है, क्लियर है। इस पॉइंट का V है और इस पॉइंट का 2V है। वॉल्यूम का 3 पॉइंट आ रहा है, मतलब वॉल्यूम 3 है इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए यहाँ पे V1 है, यहाँ पे यहाँ पे V है, यहाँ पे 2V है और यहाँ पे V1 है। ठीक है, प्रेशर लेकिन देखिए यहाँ पे P1 है इस पॉइंट के लिए, और इस पॉइंट के जो करस्पॉन्डिंग प्रेशर है वो P/2 है। और सॉरी PV से लेकर, हमने यहाँ मिस्टेक कर दिया, इस पॉइंट पे सही दिया हमने, पहले PV है, मतलब इस पॉइंट पे प्रेशर P है, वॉल्यूम V है। उसके बाद P1 से 2V तक, मतलब इस पॉइंट पे है जहाँ पे प्रेशर P1 हो गया। ठीक है, और P1 लेस देन P है तो नीचे होगा, P से नीचे होगा P1, जैसा आप देख रहे हैं। और ये वॉल्यूम 2V हो गया, और फाइनली ये कहाँ पे जा रहा है, P1/2 से लेकर V1 तक जा रहा है। मतलब पॉइंट कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ पे कुछ इस तरह से पॉइंट आ गया। तो ये इस तरह इसका कर्व हमने ड्रॉ कर लिया। दोस्तों गैस का जो इक्वेशन दिया है वो कुछ इस तरह से दिया है, P मल्टीप्लाइड बाई V माइनस ए स्क्वायर बाई V इज इक्वल टू nRT। वर्क डन, हाँ इस लाइन को आप ध्यान मत दीजिए। चलिए आगे देखते हैं इसका वर्क डन कैसे निकालते हैं। ओके, सो एज वी हैव, हमने क्या किया, वहाँ से P निकाल लिया, तो P इक्वल टू क्या हो गया, nRT बाई V माइनस ए स्क्वायर बाई इक्वेशन ऑफ स्टेट दिया था। और आपको मालूम है कि वर्क डन क्या होता है दोस्तों,
होता है पी डी वी होता है, कितना होता है पी डी वी, जहाँ पे वॉल्यूम वी से टू वी तक चेंज करेगा। ठीक है, वॉल्यूम कहाँ से कहाँ चेंज करेगा, वी से टू वी तक, ये पी डी वी वर्क डन होता है। तो वी से टू वी तक वॉल्यूम चेंज कर रहा है और पी का वैल्यू देखिए कितना है, एन आर टी बाई वी माइनस ए स्क्वायर वी डी वी। तो एन आर टी चूँकि कॉन्स्टेंट है बाहर ले लिए, तो लिमिट हो गया वी से टू वी, और ये डी वी बाई वी माइनस ए स्क्वायर बाई वी। तो ये एन आर टी लिमिट है वी से टू वी, और ये देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, इस भी को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया नीचे में, और ये जो वी है सबसे ऊपर चला गया, तो ये देखिए वी डी वी हो गया। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे, लेट वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू टी, ये जो देख रहे हैं इसके जगह पे टी मान लिया हमने, तो टू वी डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो यहाँ से वी डी वी अगर निकालेंगे तो डी टी बाई टू हो जाएगा। जब लिमिट होगा दोस्तों v इक्वल टू वी, तब ये t का वैल्यू हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और जब v इक्वल टू टू भी होगा तब t का लिमिट हो जाएगा फोर वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अकॉर्डिंगली अब इस इंटीग्रल को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो w इक्वल टू आ जाएगा एन आर टी बाई टू एल एन टी वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से लेकर फोर वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये लिमिट हो गया है। हमने सीधा यहाँ पे ये वन बाई टी का एल एन टी ले लिया है डिफ्रेंसिएशन, और लिमिट है ये एन आर टी बाई टू एल एन, और ये लिमिट ले चुके हैं फोर वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एल एन वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एल एन ए माइनस बी, एल एन ए माइनस एल एन बी कितना होता है, एल एन ए बाई बी, यानी एल एन फोर वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आशा करता हूँ आप इसको सॉल्व कर पा रहे होंगे, क्योंकि ये तो मैथमेटिक्स है। ये दोस्तों ये जो वर्क डन था ये आइसोथर्मल प्रोसेस में था, जब वॉल्यूम हमारा वी से टू भी हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जब ये वॉल्यूम वी से ये टू भी आ रहा है तब इस प्रोसेस का ये वर्क डन था। ठीक है, अब इस एडियाबेटिक प्रोसेस में जब हमारा वॉल्यूम टू वी से वी वन जा रहा है और प्रेशर पी वन से पी वन बाई टू जा रहा है, उस समय का निकाल लेते हैं वर्क डन। दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल वर्क डन हमें मिल जाएगा। दोस्तों आपको बताते चले कि जो वर्क डन होता है ड्यूरिंग द एडियाबेटिक प्रोसेस, एज वी नो दैट इज हाउ मच पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन बाई वन माइनस गामा। आपको यहाँ बताते चले कि यहाँ पी टू वी टू और पी वन वी वन का मतलब क्या है। तो यहाँ पे पी वन और वी वन का मतलब है कि आप जो एडियाबेटिक प्रोसेस ले रहे हैं उसमें इनिशियल पॉइंट का प्रेशर और वॉल्यूम है पी वन वी वन, और जो एडियाबेटिक प्रोसेस आप जिसके लिए वर्क डन लिख रहे हैं जिस एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, उसका जो फाइनल पॉइंट है उसका जो प्रेशर और वॉल्यूम है उसको हम लोग लेते हैं पी टू वी टू। ठीक है, ओके। सो अभी का केस के लिए हमारा जो एडियाबेटिक प्रोसेस है उसमें फाइनल प्रेशर कितना हो रहा है, फाइनली वो जा रहा है पी वन बाई टू पे, और फाइनली वॉल्यूम उसका कितना जा रहा है वी वन पे जा रहा है, और इनिशियली उसका प्रेशर कितना पे एडियाबेटिक प्रोसेस का पी वन पे है, और इनिशियली उसका वॉल्यूम टू भी पे है, और ये गामा तो एडियाबेटिक फैक्टर दिया हुआ है। ठीक है, ये हम कहाँ से कर रहे हैं, देखिए यहाँ से कर रहे हैं कि फाइनल और इनिशियल स्टेट एडियाबेटिक प्रोसेस का चूज कैसे कर रहे हैं। तो ये डायग्राम से कर रहे हैं, देख पा रहे हैं आप। ये चूँकि एडियाबेटिक प्रोसेस है तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस का इनिशियल पॉइंट का कोऑर्डिनेट है और ये फाइनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। तो इनिशियल पॉइंट का कोऑर्डिनेट में इनिशियल वॉल्यूम कितना दिया है टू भी, और इनिशियल प्रेशर कितना है दोस्तों पी वन, और जो हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस का जो दोस्तों सेकेंड यानी कि फाइनल पॉइंट है उसमें प्रेशर कितना है पी वन बाई टू है और वॉल्यूम कितना है वी वन है। तो उसी को हमने अकॉर्डिंगली रख दिया है, यानी ये हमारा वी वन पी वन का काम करेगा और ये हमारा वी टू पी टू का काम करेगा। ठीक है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट ऑफ द एडियाबेटिक प्रोसेस। दोस्तों उसको अब देखिए हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं। अब ऊपर में देखिए अगर हम ठीक ठाक उसको कर लें तो पी वन वी वन माइनस ये टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फोर पी वन भी डिवाइडेड बाई टू टाइम वन माइनस गामा, तो डब्ल्यू इक्वल टू आ गया फोर पी वन भी माइनस पी वन वी वन बाई टू गामा माइनस वन। हमने यहाँ से भी इनको रिवर्स कर लिया और नीचे भी रिवर्स कर लिया, गामा वन माइनस गामा को देखिए गामा माइनस वन कर लिया और ऊपर में भी इंटरचेंज कर लिया। तो और इसको देखिए हम ढंग से क्या लिख सकते हैं, दोनों में P1 चूँकि कॉमन है दोस्तों, यहाँ भी P1 है यहाँ भी P1 है। अगर हम यहाँ से P1 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, P1 ये बाहर आ जाएगा और ऑलरेडी यहाँ पे नीचे 2 इंटू गामा माइनस वन है, तो P1 बाई टू इंटू गामा माइनस वन हो जाएगा, और साथ में दोस्तों ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 4V माइनस V1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो वर्क डन है ये हमारा किस में दोस्तों, एडियाबेटिक प्रोसेस में। आशा करता हूँ आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस में जो हमने वर्क डन निकाला है उसको अगर दोनों प्रोसेस का वर्क डन को अगर ऐड कर देंगे तो जो हमारा वर्क डन आएगा वो हमारा टोटल वर्क डन आएगा। ठीक है, हमने पॉइंट वन और पॉइंट टू में जो वर्क डन निकाला, तो अगर आपको W टोटल निकालना है दोस्तों तो क्या कर दीजिए, आइसोथर्मल यानी टेम्परेचर T कांस्टेंट वाला और वर्क डन एट एडियाबेटिक प्रोसेस जो निकाले दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आई थिंक ये 2016 का क्वेश्चन है, जैम 2016 का।
which is correct about U, F, G and H. These are also called as thermodynamic potential. So this is internal energy, this is Helmholtz free energy, this is Gibbs free energy and this is enthalpy. ठीक है, हमको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो एज वी नो दैट हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जो भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू और प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप डी यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा ना। ओके, और डेल्टा क्यू को हम लोग टी डी एस कैसे लिखेंगे वो देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन पी डी भी लिखते हैं। क्लियर है आपको? डेल्टा क्यू को टी डी एस कैसे लिख रहे हैं, तो आपको इंट्रॉपी, चेंज इन इंट्रॉपी का फॉर्मूला अगर मालूम हो तो डी एस इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई टी होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से डी क्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, टी डी एस हो जाएगा ना। तो देखिए डी क्यू की जगह यहाँ पे टी डी एस हो गया और डेल्टा डब्ल्यू की जगह पी डी बी हो गया। तो ये डी यू का फॉर्मूला आ गया, किसका आ गया, ये नॉट यू, दिस इज डी यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डी यू की जगह लिखा है पी डी बी माइनस टी डी एस, तो गलत है, ये गलत है, सही ये उल्टा होना चाहिए, टी डी एस माइनस पी डी बी होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया। अब ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी को चेक करते हैं, सी को और डी को। ऑप्शन बी में क्या है दोस्तों, डी एच इक्वल टू वी डी पी प्लस टी डी एस। तो देखिए एच इक्वल टू होता है यू प्लस पी वी, एच इक्वल टू कितना होता है, यू प्लस पी वी। आइए उसको यूज करते हैं। एच इक्वल टू होता है यू प्लस पी और ये भी। तो दोस्तों बताइए डी एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी एच इक्वल टू हो जाएगा डी यू हो जाएगा प्लस ये पी वी में ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो एक बार हो जाएगा पी डी वी और एक बार हो जाएगा, फिर भी को रखेंगे पी का लेंगे तो भी डी पी हो जाएगा ना। अब दोस्तों अभी हमने आपको डी यू का बताया, डी यू का कितना बताया, टी डी एस माइनस पी डी वी बताया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो ये हो गया डी यू के बदले इतना हो गया, और ये ऑलरेडी है पी डी वी प्लस वी डी पी, पी डी वी प्लस वी डी पी। ठीक है, तो देखिए माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी कट गया, तो क्या बचा, टी डी एस प्लस वी डी पी, टी डी एस प्लस वी डी पी बचा। ठीक है, टी डी एस प्लस वी डी पी बचा, टी डी एस प्लस वी डी पी बचा सिर्फ। ओके, तो ये हो गया डी एच, टी डी एस प्लस वी डी पी, टी डी एस प्लस वी डी पी। आइए चेक कर लेते हैं। ओके, सो देखिए ऑप्शन बी सही भी है, डी एच इक्वल टू वी टी डी एस प्लस वी डी पी। देखिए टी डी एस प्लस वी डी पी। ठीक है, तो ये ऑप्शन है क्या है हमारा, करेक्ट है। दोस्तों आइए सी और डी को चेक कर लेते हैं कि ये इनकरेक्ट क्यों है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि एफ इक्वल टू कितना है दोस्तों, यू माइनस टी एस है। तो डी एफ क्या हो जाएगा, डी एफ यहीं से सीधा लिख लेते हैं, हो जाएगा डी यू माइनस टी डी एस और माइनस एस डी टी, प्रोडक्ट रूल लग गया सेकेंड टर्म में। ओके दोस्तों, अब देखिए डी यू का वैल्यू कितना हमने निकाला है, टी डी एस माइनस पी डी वी। तो अगर डी यू के जगह पे हम लोग जैसे रखेंगे दोस्तों टी डी एस माइनस पी डी वी, तो आप देख सकते हैं कि टी डी एस और ये माइनस टी डी एस प्लस टी डी एस माइनस टी डी एस कट जाएगा, बचेगा माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी, माइनस पी डी वी और साथ में माइनस एस डी टी बचेगा, लेकिन यहाँ प्लस एस डी टी है, तो सी भी गलत है। समझ पा रहे हैं ना? ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट एक चेक कर लेते हैं। जी जो होता है गिब्स फ्री एनर्जी होता है एच माइनस टी एस। ठीक है, एफ होता है यू माइनस टी एस और जी होता है एच माइनस टी एस। ठीक है, एच होता है ई प्लस पी वी। तो देखिए डी जी यहाँ से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी जी इक्वल टू एच का हो जाएगा डी एच और ये माइनस टी एस में प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो एक बार टी को रखो, एस का हो जाएगा डी एस माइनस एक बार एस को रखो, टी का हो जाएगा डी टी। ठीक है, ये हो गया। दोस्तों आप ध्यान से अगर देखेंगे तो डी एच का भी हमने ये निकाला है और ये सही भी है, वी डी पी प्लस टी डी एस। तो यहाँ अगर आप लिख दें डी एच के जगह वी डी पी प्लस टी डी एस प्लस टी डी एस, तो आप देखिए माइनस टी डी एस और ये प्लस टी डी एस कट जाएगा, तो बचेगा क्या, वी डी पी माइनस एस डी टी, वी डी पी और ये माइनस एस डी टी बचेगा, लेकिन यहाँ फिर से प्लस एस डी टी है, यानी ऑप्शन डी भी क्या है दोस्तों, हमारा गलत ऑप्शन है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मतलब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी है जो जैम 2016 का है। फॉर एन आइडियल केस विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीएस डायग्राम इज वैलिड। दोस्तों आइडियल केस के लिए हमें बताना है कि इनमें से कौन सा टीएस डायग्राम जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी ग्राफ है, वाई एक्सिस में टेम्परेचर, एक्स एक्सिस में एंट्रोपी। दोस्तों अगर आप बात करें सीवी का, तो सीवी इक्वल टू क्या होता है, टी डो एस बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, और सीपी होता है टी डो एस बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ठीक है, और आपको मालूम है दोस्तों कि सीपी ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी होता है आइडियल केस के लिए, क्योंकि सीपी माइनस सीवी जो होता है, डिफरेंस जो होता है सीपी और सीवी का, वो आर के बराबर होता है, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर अकॉर्डिंग टू मेयर्स फार्मूला। और ये भी हम लोग जानते हैं कि सीपी हमेशा बड़ा होता है सीवी से। तो अब यहाँ पे देखिए सीपी और सीवी में सीपी बड़ा है, तो ये जो डो एस बाई डो टी है, ये जो डो एस बाई डो टी है, मतलब एस और टी का जो डिफ्रेंसिएशन है वो भी सीपी का बड़ा होगा। तो अगर वो बड़ा होगा इसका मतलब क्या है दोस्तों, कांस्टेंट प्रेशर वाला जो होगा आइसोबार वाला, इसका जो स्लोप होगा, समझ पा रहे हैं ना। जैसे कि देखिए ये आइसोकोरिक प्रोसेस होगा, तो ये क्या होगा, आइसोबारिक प्रोसेस होगा। समझ पा रहे हैं, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जितना हम लोग नीचे आएंगे उसका ये डो एस बाई डो टी बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये डो एस बाई डो टी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो डो एस बाई डो टी ज़्यादा किसके लिए होगा, सीपी के लिए डो एस बाई डो टी ज़्यादा होगा, क्योंकि सीपी ग्रेटर देन सीवी होता है। तो सीपी के लिए डो एस बाई डो टी ज़्यादा होगा, और यानी कि कांस्टेंट प्रेशर यानी कि आइसोबारिक प्रोसेस के लिए डो एस बाई डो टी ज़्यादा होगा। यानी कि ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आइसोबारिक प्रोसेस के लिए देखिए डो एस बाई डो टी ज़्यादा है और आइसोकोरिक के लिए डो एस बाई डो टी कम है। इसमें तो देखिए आइसोबारिक के लिए फिर से यहाँ पे मतलब उल्टा हो जा रहा है यहाँ पे, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसमें आइसोकोरिक का ज़्यादा दे दिया है डो एस बाई डो टी स्लोप, और इसमें दोनों तो एक दूसरे का ठीक अपोजिट है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। तो ये अलाउड नहीं है, ये भी अलाउड नहीं है, और ये अलाउड है, लेकिन यहाँ पे क्या क्या आइसोकोरिक का स्लोप ज़्यादा दे दिया जो पॉसिबल नहीं है। तो तीनों छट गया। यहाँ पे ये सही है क्योंकि आइसोबारिक का स्लोप ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आइसोकोरिक यानी कि एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि सीपी ज़्यादा होता है सीवी से, यानी डो एस बाई डो टी, यानी कि जो कांस्टेंट प्रेशर यानी आइसोबारिक प्रोसेस का जो डो एस बाई डो टी स्लोप होगा दोस्तों, यानी कि जो रिवर्स स्लोप होगा, क्योंकि यहाँ देखिए डो एस बाई डो टी है ना, और यहाँ पे हम लोग डो टी बाई डो एस ले रहे हैं। ठीक है, दैट्स वाई। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर सिंस फॉर एक्सपेंशन एस इंक्रीजेज मोर रैपिडली, या फिर देखिए ये भी एक क्लू है कि अगर एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब वॉल्यूम अगर आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो उसमें इंट्रोपी कम इंक्रीज करता है, लेकिन फ्री एक्सपेंशन में इंट्रोपी ज़्यादा इंक्रीज करता है। इसे फर्स्ट वाला जो प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो उसमें वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, तो वो उसमें क्या होगा, हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, उसमें आइसोकोरिक प्रोसेस में कम इंक्रीज कर रहा है। तो देखिए इंट्रोपी थोड़ा कम ऐसे कुछ जा रहा है, इंट्रोपी ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज नहीं कर रहा है, लेकिन आइसोबारिक में थोड़ा ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज कर रहा है। तो ये भी एक क्या हो दोस्तों, पॉसिबल conclusion it. Hello everyone, this is Rupesh Kumar and welcome you all in this IT Jam Thermodynamics Solution Series. So 2016 से 2005 थर्मोडायनेमिक्स सोल्यूशन सीरीज के इस एपिसोड में या फिर इस लेक्चर में, दैट इज़ लेक्चर नंबर 5 में, अपन फिर से कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से और कंसेप्ट के दृष्टिकोण से, और जो पूछे गए हैं जैम में। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा सेट किया गया क्वेश्चन था, जो जैम 2015 में पूछा गया था। पेपर जैम 2015 का जो था वो आईआईटी गुवाहाटी ने कंडक्ट करवाया था। ठीक है, तो आइए चलते पढ़ते हैं क्वेश्चन को फटाफट। क्वेश्चन हमारा इंट्रोपी का है। देखिए क्या है, 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मेल्टेड एंड हीटेड टू वाटर एट 39 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों इसमें क्या किया जा रहा है कि 1 ग्राम वाटर है, मतलब मास ऑफ वाटर दिया हुआ है 1 ग्राम, वो आइस में है और वो 0 डिग्री सेल्सियस में है। ठीक है, उसको मेल्ट एंड हीट किया जा रहा है टू वाटर एट 39 डिग्री सेल्सियस। एज्यूम दैट द स्पेसिफिक हीट रिमेन्स कांस्टेंट इंटायर प्रोसेस। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 80 कैलोरी पर ग्राम। डेल्टा एस इन प्रोसेस इज कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस के यूनिट में बताना है। टोटल चेंज इन इंट्रोपी इस प्रोसेस में बताना है इन टर्म्स ऑफ कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। और जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया है दोस्तों वो दिया है 80 कैलोरी पर ग्राम। तो आइए इसका साइकिल देख लेते हैं। 1 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस है, सबसे पहले कन्वर्ट होगा 1 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस।
उसके बाद ये 1 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस किस में कन्वर्ट होगा, 1 ग्राम वाटर एट 39 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा साइकिल है, ठीक है। हमको 0 डिग्री आइस से कहाँ पे जाना था, 39 डिग्री सेल्सियस वाटर। तो सीधा नहीं जा सकते हैं, पहले 0 डिग्री सेल्सियस आइस से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में आएगा, देन फिर 39 डिग्री सेल्सियस वाटर में आएगा, ठीक है। तो ये साइकिल है। तो जब स्टेट टेम्परेचर का चेंज नहीं होता है, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस, तो इस दौरान जो हमारा डेल्टा की हीट रिलीज होता है वो ml होता है। और जो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से 39 डिग्री सेल्सियस जब हम लोग जाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस कुछ होता है, जैसे यहाँ पे 0 है या 39 है, तो इस केस में जो डेल्टा की होता है वो MSDT होता है। और जब टेम्परेचर डिफरेंस 0 होता है, जैसे यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर, इस स्टेट में भी 0 डिग्री सेल्सियस था, तो इस दौरान डेल्टा की ml होगा। तो इस दोनों ही प्रोसेस में अपने को क्या करना है, चेंज इन एंट्रोपी निकालना है, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 का, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो इंटायर प्रोसेस का नेट चेंज इन एंट्रोपी अपने को मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग डेल्टा S1 निकालते हैं, यानी कि चेंज इन एंट्रोपी व्हेन द 1 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मेल्ट टू 1 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो इस दौरान जो चेंज इन एंट्रोपी होगा डेल्टा S1 दैट इज डेल्टा Q/T। इस दौरान हीट कितना रिलीज हो रहा है, ml, तो ml/T, और मास दिया है 1 ग्राम और लेटेंट हीट दिया है 80 कैलोरी पर ग्राम, और टेम्परेचर कितना पे है देखिए 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन पे है। ये ग्राम देखिए, ग्राम कट गया तो 80/273 यानी कि 0.293 कैलोरी पर केल्विन। उसी तरह जब 1 ग्राम वाटर से 1 ग्राम एट 0 डिग्री सेल्सियस से 1 ग्राम वाटर एट 39 डिग्री सेल्सियस में आएगा, तब हमारा एंट्रोपी जो होगा डेल्टा S2 वो कितना हो जाएगा, MSDT/T। चूँकि यहाँ DT है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा T1 से T2 तक, तो M और S बाहर आ जाएगा, 1 ग्राम M हो जाएगा, और S जो होता है वो वाटर के लिए 1 होता है, ठीक है, इन SI यूनिट। और DT/T का हो जाएगा LNT, और LNT तो LNT और लिमिट है T1 से T2 यानी 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन से ये 39 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 + 39 यानी कि 312 केल्विन। तो LNT2 माइनस LNT1 हो जाएगा, यानी कि LNT2/T1 हो जाएगा, यानी 312/273। बाय सॉल्विंग इट वी विल गेट 0.13 कैलोरी पर केल्विन, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, टोटल चेंज इन एंट्रोपी कितना हो जाएगा, आप इसको ऐड कर लीजिए, ये 0.293 और ये 0.13 यानी कि डेल्टा S 0.39 कैलोरी पर केल्विन हो जाएगा। और चूँकि चेंज इन एंट्रोपी है तो पर कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस के बराबर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन JAM 2015 में पूछा गया था। रिजिड एंड थर्मली आइसोलेटेड टैंक इज डिवाइडेड इनटू 2 कंपार्टमेंट्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम भी सेपरेटेड बाय ए थिन मेम्ब्रेन। देखिए आपको एक कंपार्टमेंट दिख रहा है जिसका टोटल वॉल्यूम कितना है दोस्तों, इस पार्ट का भी है और इस पार्ट का भी है, एक थिन मेम्ब्रेन से सेपरेट है, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2B हो जाएगा, ठीक है। आइसोलेटेड है, रिजिड थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम है। One compartment contains 1 mole of an ideal gas and the other compartments A and the other compartment contains 1 mole of an ideal gas B। 1 मोल एक आइडियल गैस A है इस कंपार्टमेंट में जो 1 मोल है, और इस कंपार्टमेंट में एक दूसरा आइडियल गैस B है जो 1 मोल है। The two gases are in thermal equilibrium at a temperature. If the membrane ruptures द टू गैसेस मिक्स, अगर मेम्ब्रेन हटा दें, इनिशियली टेम्परेचर T पे है, अगर हटा दें दोनों को तो दोनों गैस मिल जाएगा, इस मेम्ब्रेन को हटा देंगे तो मिक्स हो जाएगा गैस। एज्यूम गैस आर केमिकली इनर्ट, मतलब किसी तरह का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, ऐसा आप एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप ऐसा एज्यूम करेंगे कि किसी तरह का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, तब अपने को बताना है द चेंज इन द टोटल एंट्रोपी ऑफ द गैस ऑन मिक्सिंग, मतलब मिक्स करने के बाद टोटल चेंज इन एंट्रोपी कितना होगा। तो आइए देखते हैं फटाफट इसका सॉल्यूशन। दोस्तों ये जो है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर T जो है वो कांस्टेंट है, और आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हमारा चेंज इन एंट्रोपी होता है वो देखिए क्या होता है। इनिशियली दोनों गैस का इंडिविजुअल वॉल्यूम कितना था, इसका भी था, इसका भी था, फाइनली जब मिला दिए तो दोनों गैस मिल गया और फाइनल वॉल्यूम कितना पे हो गया, 2V पे हो गया। यानी वॉल्यूम कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, V से 2V, और टेम्परेचर आइसोथर्मली इक्विलिब्रियम में मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। दोस्तों आइसोथर्मल प्रोसेस में जो चेंज इन एंट्रोपी होता है वो होता है डेल्टा S इज इक्वल टू
डेल्टा एस इज इक्वल टू एन आर एल एन वी टू बाई वी वन, वी टू बाई वी वन। दोस्तों वी टू बाई वी वन कहाँ से होता है मैं आपको बता दूँ। ये जो वी टू बाई वी वन है, एल एन वी टू बाई वी वन और मल्टीप्लाइड बाई एन आर क्यों होता है बता देता हूँ थोड़ा सा आपको कहाँ से आता है। देखिए आपको आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन मालूम होगा ना, डेल्टा डब्ल्यू इन आइसोथर्मल प्रोसेस कितना होता है, एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन होता है ना, ये मालूम होगा, ठीक है। और अगर हम इस डेल्टा डब्ल्यू, चूँकि आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर हम लोग बात करें तो डी यू क्या होता है, जीरो होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो जो डेल्टा डब्ल्यू होता है वही हमारा क्या होता है, डेल्टा क्यू के बराबर होता है ना। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से इस डेल्टा क्यू को अगर टी से डिवाइड कर दें तो क्या ये पूरा टर्म भी टी से डिवाइड हो जाएगा, यानी टी टी कट जाएगा, बचेगा क्या, एन आर एल एन वी टू बाई वी वन बचेगा। और डेल्टा क्यू बाई टी को ही क्या हम लोग बोलते हैं, चेंज इन एंट्रोपी, यस डेल्टा एस बोलते हैं। तो डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी कितना है, एन आर एल एन वी टू बाई वी वन, किसके लिए, लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। दोस्तों ये क्वेश्चन हमसे आइजर पुणे का इंटरव्यू राउंड 1 का इंटरव्यू में भी पूछा गया था कि आप आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डायरेक्ट हमें एंट्रोपी का फॉर्मूला बताएं, तो हमने बताया भी था। तो फर्स्ट जो गैस है दोस्तों, डेल्टा S1 अगर लिखें तो उसका नंबर ऑफ मोल N1 R तो कांस्टेंट है L बाई वी वन, तो N1 1 है नंबर ऑफ मोल, दोनों गैस के लिए नंबर ऑफ मोल 1 1 मोल का है, तो आसानी हो गया, सीधा N1 N2 1 1 हो गया। R L N V2 बाई वी वन, फाइनल वॉल्यूम V2 पे 2V पे रीच कर रहा है और इनिशियली गैस है वॉल्यूम V पे था, तो फाइनल वॉल्यूम 2V और इनिशियल वॉल्यूम V, तो V भी कट गया, LN2 यानी R LN2 हो गया, ठीक है। सेकेंड गैस का बात करें तो डेल्टा S2 इक्वल टू N2 आर एल एन 2V बाई वी, इसका फाइनल वॉल्यूम 2V है, फाइनली 2V हो जा रहा है, गैस भी दोनों मिल जा रहा है, तो टोटल वॉल्यूम दोनों गैस का 2V हो जा रहा है। इनिशियली जो गैस भी था उसका वॉल्यूम भी था, ठीक है, तो 2V बाई वी यानी V भी कट गया, तो LN2 और नंबर ऑफ मोल सेकंड गैस का N2 भी 1 है, तो RLN2 बचा, चूँकि N1 N2 इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो टोटल चेंज इन एंट्रोपी कितना हो जाएगा, हमने तो दोनों गैस का इंडिविजुअली एंट्रोपी चेंज निकाल लिया, तो डेल्टा एस टोटल होगा डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 यानी कि RLN2 यानी 2 टाइम्स ऑफ RLN2, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और इस तरह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है बच्चों, ऑप्शन डी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं पार्ट 3 में, ये भी क्वेश्चन देख चुका है, मैं देख चुका हूँ, मतलब सॉल्व कर चुका हूँ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये है जो छूट गया था। क्वेश्चन है आई थिंक किस ईयर का है, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, लेकिन आई थिंक 2014 का, यस एकदम श्योर होगी, कंफर्म है, IIT कानपुर का क्वेश्चन है 2014 का। विच इज़ ट्रू अबाउट रियल गैस, इनमें से कौन सा रियल गैस के लिए सही है। CP इक्वल टू CP प्लस R, दोस्तों रियल गैस में CP माइनस, देखिए अगर CP को उठा के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, CP माइनस CP इक्वल टू R हो जाएगा ना। तो ये आइडियल गैस के लिए होता है, रियल गैस के लिए नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन ये गलत है, एलिमिनेट कर लीजिए। जो CP इक्वल टू CP रियल गैस के लिए ये तो बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि दोनों बराबर नहीं हो सकता है कभी भी, तो ये भी गलत है। बचा दोस्तों ऑप्शन B और B और C बचा, यही दो में कोई एक सही होगा, क्योंकि A और D तो गलत हो गया मेरे अनुभव से, और जो सही का ऑप्शन C है, दैट इज CP इक्वल टू CB प्लस TV अल्फा स्क्वायर बाई KT, वेयर टर्म्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। तो आइए हम लोग ऑप्शन C को, ये चूँकि MSQ क्वेश्चन नहीं था, MCQ क्वेश्चन था, तो ऑप्शन C सही है। और कैसे सही है आइए मैं बताता हूँ आपको। ओके, सो सबसे पहले आपको अल्फ़ा और KT क्या है ये मालूम होना चाहिए। अल्फ़ा जो है दोस्तों आइसोथर्मल एक्सपेंसन है, एक्सपेंसन कोफिशिएंट है ये अल्फ़ा, इसका वैल्यू होता है 1 बाई वी डो वी बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। और जो KT है दोस्तों उसका वैल्यू होता है -1 बाई वी डो वी बाई डो पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो ये आप याद रखें। अब हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, लेट S इज इक्वल टू S ऑफ T एंड V। सो DS इक्वल टू हाउ वी कैन राइट इट, DS कैसे लिखेंगे इस फंक्शन का, तो एक बार S को डिफ्रेंशिएट करेंगे T के रेस्पेक्ट में बाय कीपिंग V कांस्टेंट, और एक बार S को करेंगे V के रेस्पेक्ट में बाय कीपिंग T कांस्टेंट, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो आइए देखते हैं, तो S का इधर हो गया DS, और यहाँ डो S बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, और ये dt प्लस डो S बाई डो वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड ये dV, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग T दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेफ्ट राइट साइड में पूरा इक्वेशन को इसको T से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा
एक मिनट, बिफोर मल्टीप्लाइंग टी, सबसे पहले टी के रिस्पेक्ट में बाय कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं पूरा इक्वेशन को, और प्रेशर बाय कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। तो ये हो गया इधर डो एस बाई डो टी एट कांस्टेंट प्रेशर, और इधर क्या हो गया डो एस बाई डो टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो रह गया, और साथ में टी के रिस्पेक्ट में कर रहे थे चूँकि, तो ये डो टी बाई डो टी 1 हो जाएगा, प्लस इधर क्या हो जाएगा ये डो एस बाई डो भी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और ये डो भी बाई डो टी एट कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा। पूरा इक्वेशन को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा डी वी का डो भी बाई डो टी एट कांस्टेंट प्रेशर। आप दोनों अब इस एल एच एस आर एच एस को टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इधर हो गया टी डो एस बाई डो टी एट कांस्टेंट प्रेशर, इधर क्या हो गया टी डो एस बाई डो टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और साथ में प्लस टी डो एस बाई डो भी एट कांस्टेंट टी और डो भी बाई डो टी एट कांस्टेंट पी। तो ऐसा इसलिए क्या था कि ये टी डो एस बाई डो टी एट कांस्टेंट प्रेशर सी पी हो जाता है, और ये टी डो एस बाई डो टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम सी वी हो गया। तो सी पी इक्वल टू सी वी तो मिल गया, प्लस ये टी भी मिल गया। अब ये दो टर्म बच गया, यानी कि डो एस बाई डो वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर और डो वी बाई डो टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए दोस्तों, ये हमारा इस टर्म के इक्विवेलेंट होना चाहिए। आप अगर यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगर ऐसा हमने कर पाया, देखिए इक्वेशन सी पी इक्वल टू सी वी प्लस टी, टी के बाद क्या है वी अल्फ़ा स्क्वायर के टी, देखिए टी के बाद क्या है ये वी अल्फ़ा स्क्वायर के टी। तो अगर ये जो टर्म दो टर्म का प्रोडक्ट है उसको अगर हम ये दिखा पाएँ कि ये दोनों टर्म का प्रोडक्ट वी अल्फ़ा स्क्वायर बाई के टी के बराबर है, तभी इक्वेशन मेरा सही हो जाएगा। तो आइए उसको प्रूव करने के लिए क्या क्या हम लोग उपाय कर रहे हैं देखते हैं। सबसे पहले हमने देखिए इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं, ये वी अल्फ़ा स्क्वायर बाई के टी जो है उसी को सॉल्व कर रहा हूँ और ये टर्म लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए टी वी अल्फ़ा स्क्वायर बाई के टी, ठीक है, तो टी भी रहने दिया, और अल्फ़ा स्क्वायर देखिए यहाँ से अल्फ़ा है, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 1 बाई वी स्क्वायर देख पा रहे होंगे, और डो वी बाई डो टी एट कांस्टेंट प्रेशर का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई के टी है ना, डिवाइडेड बाई के टी है देखिए ये, तो ये माइनस भी नीचे है, ऊपर चला जाएगा माइनस भी, और ये डो वी बाई डो पी का बन जाएगा डो पी बाई डो वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। हम मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं डिवाइड वाला टर्म को, इसलिए उल्टा हो रहा है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये एक भी और यहाँ से भी स्क्वायर कैंसिल हो जाए, लेकिन एक माइनस बच गया, ये माइनस यहाँ पे देखिए रह गया, ये टी रह गया, और ये डो वी बाई डो टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये डो वी बाई डो टी एट कांस्टेंट प्रेशर को दो पार्ट में लिख देते हैं, एक डो वी बाई डो टी एट कांस्टेंट प्रेशर, एक डो वी बाई डो टी एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये क्या है डो पी बाई डो वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, ओके। अब देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ध्यान से आप देखिए यहाँ पे, डो पी बाई डो टी एट कांस्टेंट भी, एक सेकेंड, मुझे लाना क्या है कि ये टर्म जो है इसके बराबर हो जाए, तो टी तो आ गया, और ये डो पी बाई डो टी एट कांस्टेंट प्रेशर भी आ गया, और ये डो पी बाई डो टी, अच्छा लेकिन एक माइनस टर्म एग्जिस्ट कर रहा है ना, पी वी टी, ओके। सो इसको देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहे हैं हम। अरे यहाँ पे तो हमने किया ही नहीं है, देखिए ये इसको पूरा को सॉल्व करके लाना क्या, हमको ये चीज़ लाना है ना। तो देखिए टी आ चुका है, और ये डो वी बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर आ गया है, डो वी बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर और टी आ गया है, मतलब ये टर्म के बराबर होना चाहिए माइनस इंटू ये दो टर्म, ठीक है। तो अगर आप पी वी टी लगाएंगे तो ये आई थिंक हमको मिल जाएगा। देखिए अगर ये पी वी टी वाला कंसेप्ट लगाएंगे, पी वी टी को क्या लिख सकते हैं, अगर आप लिखें डो पी बाई डो वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और ये डो वी बाई डो टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये चेन रूल मालूम होगा आपको, और साथ में एक टर्म क्या होगा, साइक्लिक चलता है, डो टी बाई डो पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इज इक्वल टू -1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये जो है पी वी टी, देखिए पी वी टी, और ये जो है वी टी पी, ये वी टी पी, दिस मस्ट बी इक्वल टू ये डो टी बाई डो वी एट कांस्टेंट, डो टी बाई डो पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू -1। तो ये डो टी बाई डो पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर उठ के इधर आएगा तो हो जाएगा डो पी बाई डो टी, और ये माइनस के साथ, तो फिर से हम डो पी बाई डो टी और ये माइनस के साथ,
तो इस पूरा टर्म के बदले आ जाएगा डो पी बाई डो टी माइनस के साथ, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और इस तो पूरा टर्म के बचेगा डो पी बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम बचेगा। ठीक है, तो देखिए बचा क्या, डो वी बाई डो टी और ये डो पी बाई डो टी, देखिए डो पी बाई डो टी और ये प्लस टी, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन 1 है इसका, सॉरी ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कुछ प्रॉपर्टी हम यूज किए हैं, उसको आप नोट कर लें और बिल्कुल याद कर लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये करेक्ट है। ये नहीं हो सकता है क्योंकि अल्फ़ा स्क्वायर लाने पे ही ये चीज़ वेरीफाई हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ अल्फ़ा है, बाकी सिमिलर है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। और आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, दोबारा आई थिंक रिपीट हो गया है। हाँ, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है। ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ये एक लिक्विड टू वेपर का यहाँ पे एग्जांपल था, एक क्वेश्चन था कि लिक्विड टू वेपर में जो चेंज होता है उसका ग्राफ कैसा होता है, जी टू टी का। तो ये देखिए जी और टी वर्सेस टेम्परेचर में लिक्विड टू वेपर का एक कर्व है कुछ इस तरह से। तो ये टी ऑफ टी आर है, पता नहीं टी आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये कर्व का नेचर इस तरह से होता है जी और टी ग्राफ में, वो याद रखें, इम्पॉर्टेंट है। उससे जो हमारा क्वेश्चन है इसको आइए रीड करते हैं फटाफट। JAM 2009 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ 1 मोल ऑफ ए वैन गैस। 1 मोल कह दिया, मतलब थ्रू आउट इस क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ मोल होगा स्मॉल n, उसको हम लोग क्या यूज करेंगे, 1 यूज करेंगे। ठीक है, या फिर उसको आप n को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा क्योंकि n 1 हो गया। इस बात को आप पूरा थ्रू आउट सोल्यूशन याद रखें। 1 मोल ऑफ ए वैन गैस एच पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस वी इक्वल टू आर टी। देखिए n को 1 यहीं पे पुट कर दिया है, एंड इट्स इंटरनल एनर्जी U विच इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज गिवन बाय U इक्वल टू ए नॉट सी वी इंटू टी माइनस ए बाई वी। चलिए बहुत बढ़िया, इंटरनल एनर्जी भी दिया हुआ है टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म में, वेर ए नॉट एंड सी वी कैन बी टेकन एज कॉन्स्टेंट। बहुत बढ़िया, ए नॉट और सी वी को कॉन्स्टेंट ट्रीट कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं फटाफट क्या प्रूव करना है। प्रूव दैट इन ए रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस द टेम्परेचर एंड वॉल्यूम सेटिस्फाई द रिलेशन T इंटू वी माइनस बी का पावर R बाई सी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दोस्तों एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए टेम्परेचर और वॉल्यूम ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, ऐसा इसने प्रूव करने को कहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए को पहले कर लेते हैं, फिर ऑप्शन 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, सो और ऑप्शन बी में निकालना है, कैलकुलेट डेल्टा एस ऑफ गैस व्हेन इट गोज ए रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम वी नॉट टू V नॉट। ठीक है, टोटल चेंज इन एंट्रोपी निकालना है, V नॉट से V नॉट वॉल्यूम जा रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो वी नो दैट द चेंज इन एंट्रोपी फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, तो हम लोग सीधा अभी हम लोग पढ़े थे भी NR/ln V2 बाई V1, तो 2V नॉट V नॉट यानी कि NR/ln 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर NR/ln 2 हो जाएगा। पहला वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट मिलेगा सीखने को। चूँकि दोस्तों आपको मालूम होगा DQ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से DQ इक्वल टू DU प्लस डेल्टा W, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, और चूँकि आपको U इक्वल टू दिया हुआ है E नॉट प्लस सी वी टी माइनस ए बाई वी, जहाँ पे E नॉट कॉन्स्टेंट है और सी वी कॉन्स्टेंट है, तो DU कितना हो जाएगा, E नॉट कॉन्स्टेंट का 0, यहाँ से सी वी टी का अगर आप करेंगे तो ध्यान से देखिए सी वी कॉन्स्टेंट है तो सी वी बाहर रह गया और टी का dt हो गया डिफरेंशियल, और ये ए कांस्टेंट है तो ए रह गया और -1 बाई वी, तो माइनस को रहने दीजिए, 1 बाई वी का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा -1 बाई वी स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस 1 बाई वी स्क्वायर, और ये वी का डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने डी निकाल लिया। डी इक्वल टू कितना हो गया, सी वी डी टी प्लस ए बाई वी स्क्वायर डी वी। दोस्तों अब यहाँ से आप देखेंगे कि
चूँकि डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी था यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1, तो डी क्यू इक्वल टू डी यू की जगह देखिए इतना लिख दीजिए सी वी डी टी प्लस ए बाई बी स्क्वायर, ये डी वी है, प्लस डेल्टा डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं, पी डी वी लिख सकते हैं, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। ये डी क्यू का फार्मूला हो गया सी वी डी टी प्लस ए बाई बी स्क्वायर डी वी प्लस पी डी वी, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए या 1, चलिए कोई बात नहीं। आप देखिए अब आइडियल गैस इक्वेशन दिया हुआ है 1 मोल के लिए, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इक्वल टू आर टी बाई वी माइनस बी, तो यहाँ से P निकाल लीजिए, ठीक है। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर टी बाई वी माइनस बी, और ये ए बाई वी स्क्वायर उधर चल जाएगा तो माइनस ए बाई वी स्क्वायर। तो अगर इसको डी वी यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा दोनों साइड, तो P डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर टी बाई वी माइनस बी डी वी माइनस ए बाई वी स्क्वायर डी वी, ये हो जाएगा P डी वी। तो अब P डी वी भी निकल गया। अब इक्वेशन 1 में हम लोग देखे थे डेल्टा की इक्वल टू क्या था, सी वी डी टी प्लस ए बाई वी स्क्वायर डी वी प्लस पी डी वी था ना पी डी वी, तो पी डी वी की जगह इसको पुट कीजिए आर टी बाई वी माइनस बी इंटू डी वी माइनस ए बाई वी स्क्वायर डी वी। तो ये माइनस ए बाई वी स्क्वायर डी वी और प्लस ए बाई वी स्क्वायर डी वी कैंसिल हो गया ना, बचा क्या, डेल्टा की इक्वल टू सी वी डी टी प्लस आर टी बाई वी माइनस वी डी वी। और चूँकि दोस्तों ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा क्यू जीरो होता है, नेट हीट चेंज जीरो, आपको पता होगा है ना। तो अगर ये चीज़ जीरो होता है, इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है सी वी डी टी, यहाँ पर ऊपर में देखिए ये सी वी डी टी प्लस आर टी बाई वी माइनस बी इंटू डी वी इक्वल टू, ये भी डेल्टा क्यू जीरो, मतलब ये पूरा टर्म दिस प्लस दिस टर्म शुड बी जीरो। तो सी वी डी टी प्लस आर टी बाई वी माइनस बी इंटू डी वी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से देखिए हम क्या कर रहे हैं, थ्रू आउट इंटीग्रेट कर रहे हैं दोनों साइड, और बाय डिवाइडिंग टी ऑन द बोथ साइड। तो इधर टी से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी भी डी टी बाई टी, प्लस इधर टी से डिवाइड करेंगे तो बचेगा आर बाई वी माइनस बी, टी कैंसिल हो जाएगा, और ये साथ में डी वी इज इक्वल टू जीरो। और अब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा के अब इसको हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो जैसे सी वी डी टी बाई टी का हो जाएगा सी वी एल एन टी प्लस, ये यहाँ पे आर देखिए कांस्टेंट है, आर रह गया, और 1 बाई वी माइनस बी का हो जाएगा एल एन वी माइनस बी, और इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इधर भी इंटीग्रेट हो रहा है, तो जीरो का इंटीग्रेशन सम कांस्टेंट सी हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, अब सी वी से थ्रू आउट डिवाइड कर रहे हैं, तो ये सी वी एल एन टी को डिवाइड करेंगे थ्रू आउट, सी वी से इस इक्वेशन को एल एच एस आर एच एस को, तो सी वी बाई एल एन टी, इधर एल एन टी बच गया, यहाँ आर बाई सी वी एल एन वी माइनस बी हो गया, और उधर हो गया सी बाई सी वी। तो सी वी कॉन्स्टेंट है और इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, और सी वी भी कॉन्स्टेंट है, तो इस दोनों को मिला के एक नया कॉन्स्टेंट हम मान लेते हैं कैपिटल सी, इसको एक नया कॉन्स्टेंट हम चलिए कैपिटल सी मान लेते हैं, यहाँ पे ये स्मॉल सी था, ऐसा आप समझ लीजिए, ठीक है, ओके। सो अब आगे आप देख सकते हैं कि एल एन टी प्लस, यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, ये जो आर बाई सी वी है, इसको अगर लॉग के अंदर ले जाएंगे तो ये पूरा वी माइनस बी का पावर बन जाएगा, और ऐसा होता है, प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो देखिए एल एन वी माइनस बी का टू द पावर आर बाई सी वी, इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अब यहाँ से ध्यान से देखिए कि एल एन ए प्लस एल एन बी क्या होता है, एल एन ए इंटू बी, यानी कि एल एन टी इंटू वी माइनस बी का पावर आर बाई सी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी। तो आप देखिए एल एन को उठा के उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ई टू द पावर सी, और इधर बचेगा टी मल्टीप्लाइड बाई वी माइनस बी टू द पावर आर बाई सी वी इक्वल टू, इधर हो जाएगा ई टू द पावर कांस्टेंट कैपिटल सी, और कैपिटल सी कांस्टेंट है, और ये भी इसका वैल्यू 2.7 के समथिंग होता है, तो ये पूरा टर्म आर एच एस वाला कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि टी इंटू वी माइनस बी टू द पावर आर बाई सी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम में यही रिलेशन हमें ऑप्शन 1 में प्रूव करना था, जो हम बहुत ही आसानी से प्रूव कर चुके हैं दोस्तों। कंसेप्ट के दृष्टिकोण से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। देखिए ऑप्शन ए में यही प्रूव करना था कि टी मल्टीप्लाइड बाई वी माइनस बी टू द पावर आर बाई सी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दोस्तों अब ऑप्शन बी में कैलकुलेट टोटल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ गैस व्हेन इट गोज ए रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम वॉल्यूम वी नॉट टू 2 वी नॉट। तो वही देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में कैसे हम लोग चेंज इन एंट्रोपी निकालते हैं। दोस्तों एक नया तरीका बता रहे हैं, वही सेम तरीका है, नया नहीं है। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डी टी इक्वल टू जीरो होता है ना, तो डेल्टा क्यू कितना बचेगा, आर टी डी वी बाई वी माइनस बी बचेगा ना, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो डी टी कितना होगा, चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा। तो आप देख सकते हैं कि डी क्यू किसके बराबर था, सी वी डी टी और आर टी वी माइनस वी डी वी। चूँकि आइसोथर्मल प्रोसेस है डी टी जीरो, तो ये टर्म कैंसिल हो गया, तो डी क्यू की जगह पे क्या बचा, सिर्फ आर टी बाई वी माइनस बी इंटू डी वी, आर टी बाई वी माइनस बी टू डी वी।
तो डेल्टा क्यू इक्वल टू बचा आर टी बाई वी माइनस वी डी वी। और चूंकि आपको मालूम है चेंज एंट्रोपी होता है इंटीग्रेशन डेल्टा क्यू बाई टी, तो डेल्टा क्यू आर टी डी वी बाई वी माइनस वी, और टी से डिवाइड भी कर रहे हैं तो ये टी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आर बाई वी माइनस वी डी वी। और वॉल्यूम कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, वी नॉट से टू वी नॉट। दोस्तों आर कांस्टेंट है, आर को बाहर ले लीजिए और इसका हो जाएगा एल एन वी माइनस वी, एल एन वी माइनस वी। और लिमिट है दोस्तों वी नॉट से टू वी नॉट, यानी एक बार वी की जगह टू वी नॉट तो टू वी नॉट माइनस बी, और एक बार इसके जगह वी नॉट यानी वी नॉट माइनस बी। और एल एन ए माइनस एल एन बी होता है एल एन ए बाई बी, तो उसके फॉर्म में हमने लिख दिया एल एन टू वी नॉट माइनस बी बाई एल एन वी नॉट माइनस बी। दोस्तों ये आपको चीज़ मालूम होगा एल एन लॉग वाला कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम, उम्मीद करते हैं आपको पता होगा। तो ये देखिए टोटल चेंज इन एंट्रोपी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, एडियाबेटिक केस के लिए 1 मोल और रियल गैस के लिए है। हम जो एन आर एल एन वी टू वी वन लिखते हैं वो रियल गैस आइडियल गैस के लिए लिखते हैं। रियल गैस के लिए आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए, उसका इक्वेशन से हम इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। एन आर एल एन ये वी टू माइनस बी बाई वी नॉट माइनस बी होना चाहिए। सो उसमें आइडियल केस में हम क्या लिखते हैं, एन आर एल एन वी टू बाई वी वन लिखते हैं ना, इसमें वी टू माइनस बी बाई वी वन माइनस बी लिखना पड़ेगा आपको, जहाँ पे बी क्या है कांस्टेंट है, ए एंड बी कांस्टेंट है उस रियल केस का। तो इस तरह से हम दोनों चीज़ निकाल चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और इसी के साथ थर्मोडायनेमिक्स 2016 से 2005 का जो सीरीज था दोस्तों वो हमारा कंप्लीट हो गया। और बाकी जो 17, 18, 19, 20 है वो चैनल पे पड़े हुए हैं, उनका तो हमने शायद सीधा ईयर वाइज सॉल्व किया, उसमें टॉपिक वाइज नहीं है, तो सॉल्यूशन पड़े हुए हैं, ठीक है।